आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, एवोगाड्रो लॉ का और गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का। यानी कि आज हम लोग तीन नियम के बारे में बात करने वाले हैं और ये तीनों का तीनों नियम बहुत छोटा सा नियम है, इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही शॉर्टली यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तीनों के तीनों नियम को खत्म कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम बर्बाद किए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ, पिछले दिन हम लोग दो नियम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और कमाल का बात यह था कि ये दोनों का दोनों नियम आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है या अभी के बाद आप जो भी पढ़ोगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आप क्लास 9 में नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बच्चे को समझ में नहीं आए। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर मैं बात करूं ये नियम किसने दिया था, ठीक है, तो बहुत ही जाना माना सा नाम है डाल्टन। ठीक है, लगभग 1803 ईस्वी के आसपास का बात है। ठीक है, तो डाल्टन 1803 में उन्होंने एक नियम दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर वही बात कहूंगा, कौन दिया था, कब दिया था, हमारे लिए बहुत काम का नहीं है ये। हमारे लिए काम का ये है कि नियम क्या कहता है और अगर इस पर सवाल आया तो हम उस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझते हैं। चलिए आइए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन है और कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि जब यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये दो कंपाउंड बना सकता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसा कई बार होता है कि सेम कंपाउंड है, मतलब सेम एलिमेंट है, वो रिएक्शन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। जैसे आपने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा होगा कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कई तरीके के कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कार्बन का एग्जांपल ले रहा हूं कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो एक से ज्यादा यानी कि दो कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहां पर जितना कार्बन का मास है उतना ही मास यहां पर भी है, क्योंकि कार्बन का संख्या सेम है। तो यहां पर और यहां पर कार्बन का मास क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों के दोनों कंपाउंड में जो मास ऑफ कार्बन है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो ये नियम कहता है कि अगर दो लोग मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है तो जिसका मास फिक्स है उसके साथ जो बंदा जुड़ा हुआ है उसके मास का रेशियो सिंपल होल नंबर होगा। ठीक है, बस खत्म हो गया, यही हमारा नियम है। एक बार और सुनिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये नियम क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट है और ये दोनों रिएक्शन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है तो सभी कंपाउंड में जिस एलिमेंट का मास सेम है, जिस एलिमेंट का मास फिक्स है, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके मास का रेशियो एक सिंपल होल नंबर होगा। तो जब इसको हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई कार्बन का मास क्या है, फिक्स है। यानी कि इस दोनों में जब हम लोग ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 16 और इसका आ जाएगा 32, यानी कि इसका रेशियो आ जाएगा 1:2, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर दो लोग मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है तो सभी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा और उस फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ जो भी लोग जुड़ा हुआ है उसके मास का जब आप रेशियो निकालोगे तो वो एक सिंपल होल नंबर आएगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हम लोग पिछले दिन करते आ रहे हैं, इस सवाल को मतलब इस कंसेप्ट को समझने के लिए, इस नियम को समझने के लिए हम लोग एक सवाल का मदद लेते हैं, एक क्वेश्चन का मदद लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सवाल है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दो कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दो कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, अब हम नहीं जान रहे हैं कि वो कंपाउंड कौन है। ठीक है, यानी कि यहां भी कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, यहां भी कार्बन होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, यानी कि दो कंपाउंड बना रहा है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये फर्स्ट कंपाउंड है और ये क्या है, ये सेकेंड कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दो कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड और सेकेंड कंपाउंड। तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है ना, इसमें कार्बन है 27.27%।
ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ पे कार्बन कितना है 27.27% और सेकेंड कंपाउंड में जो कार्बन है वो है 42.86%। यहां पर जो कार्बन है वो 42.86% ये कार्बन है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया तुम सिद्ध करके बताओ कि क्या यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा, क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां पर वेरीफाई हो रहा है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां पर वेरीफाई होने का मतलब है, ठीक है, कि आप देखो कि यहां पर किसका मास फिक्स है और जिसका मास फिक्स होगा उसके साथ जो लोग जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां तो फिक्स है, मान लीजिए ये भी कार्बन का ऑक्साइड है, ये भी कार्बन का ऑक्साइड है, यानी कि यहां पर मात्र दो लोग होगा, एक कार्बन होगा और दूसरा ऑक्सीजन होगा। यहां भी मात्र दो लोग होगा, एक कार्बन होगा और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो अगर यहां पर कार्बन 27.27% है तो यहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, आप 100 में से घटा दो। उसी तरीके से यहां पे कार्बन 42.86% है तो यहां पे ऑक्सीजन कितना होगा, आप डिसाइड कर लो, आपको 100 में से माइनस करने आता है। तो अगर यहाँ पे कार्बन 27.27% है, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो 72.73% होगा, 72.73% होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे कार्बन 42.86% है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 57.14% होगा, 57.14% होगा। अब आपको कार्बन भी मालूम है, ऑक्सीजन भी मालूम है, यहाँ भी कार्बन भी मालूम है, ऑक्सीजन भी मालूम है। ये जो परसेंटेज है आप इसको मास मान लो, यानी कि अगर ये 27.27 ग्राम है तो ये भी ग्राम में आ जाएगा। हम लोग इसको भी ग्राम मान सकते हैं और इसको भी ग्राम मान सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालने का प्रयास करूँ और यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो निकालने का प्रयास करूँ तो आई थिंक ये रेशियो 3:4 आएगा और यहाँ भी 3:4 आएगा। आप एक बार चेक कर लो, डिवाइड करके इसको चेक कर लो। यहाँ पे 3:8 आएगा और यहाँ पे 3:4 आएगा, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 3:8 है और ये 3:4 क्या है, 4 है। तो जब हमने रेशियो निकाला तब हमको पता चला कि यहाँ पे जितना कार्बन है उतना ही कार्बन यहाँ पर है। तो हमारा ये नियम क्या कहता है कि जो लोग फिक्स है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है आप उसका रेशियो निकालो। तो ये 8 है और ये 4 है तो रेशियो आ जाएगा 2:1, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें यह जो एग्जाम्पल है वह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत ही आसान सा नियम है, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो हमारा नियम है वो है गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारा नियम है। अगर इस नियम का हम बात करें तो ये गे-लुसाक ने दिया था 1808 में, ठीक है। तो नाम से ही लग रहा है कि ये जो गे-लुसाक है ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो गे-लुसाक ने दिया था 1808 में। ये नियम क्या कह रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। कह रहा है कि जैसे मान लो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और फिर ये बना रहा है अमोनिया गैस, ठीक है। तो कह रहा है कि मान लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट और सारा का सारा प्रोडक्ट गैस है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो भी गैस है और जो प्रोडक्ट है क्या है, वो भी गैस है। तो ये कहता है कि अगर मान लो कि सभी चीज गैस है, यानी कि सभी रिएक्टेंट भी गैस है और सभी प्रोडक्ट भी गैस है, और अगर मैं सभी का वॉल्यूम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ज्ञात करूं, यानी कि सबसे पहला बात क्या है कि जितना भी रिएक्टेंट है और जितना भी प्रोडक्ट है वो सब क्या है, गैस है, ठीक है। उसके बाद हम इसका भी वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, इसका भी वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं और इसका भी वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, लेकिन तीनों का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये नियम कहता है कि जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस तीनों के वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल होल नंबर होगा, ठीक है। और ये रेशियो कितना होगा, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, यानी कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम यदि 1 है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम 3 होगा और अमोनिया का वॉल्यूम 2 होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का रेशियो आ गया 1:3:2, यानी कि यदि इस रिएक्शन में नाइट्रोजन 1 लीटर है तो हाइड्रोजन 3 लीटर होगा और
NH3 यानी अमोनिया कितना लीटर होगा, 2 लीटर होगा। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा बात है, बहुत सिंपल सा बात है। तो ये नियम कहता है कि अगर सारा का सारा रिएक्टेंट और सारा का सारा प्रोडक्ट गैस है और हम सभी का वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे निकाल रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वह उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के क्या होगा, बराबर होगा। हम इस नियम को भी एक सवाल के द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सवाल है, ठीक है, कि हमारे पास H2 गैस है, ठीक है, Cl2 गैस है और ये बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, और ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि अगर हमारे पास 40 ml हाइड्रोजन है, ठीक है, यदि 40 ml हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये 40 ml है, तो तुम बताओ, ठीक है, कि HCl कितना बनेगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि अगर 40 ml हाइड्रोजन है और 40 ml हाइड्रोजन पूरे के पूरे क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, तो बताओ HCl कितना बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि मास दिया रहा था और दोनों का दिया रहा था, तब तो इसका हम खटाक से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है और एक ही बंदा का दिया हुआ है और हमसे प्रोडक्ट का पूछ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा इसमें सवाल में है कि टेम्परेचर प्रेशर क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा गे-लुसाक लॉ, ठीक है। हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि ये सारा का सारा क्या है, गैस है, तो इसके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, ठीक है, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा कितना होगा, इसका 1, इसका भी 1 और इसका 2, 1:1:2। यानी कि अगर हाइड्रोजन 1 है, ठीक है ना, अगर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो HCl कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हाइड्रोजन 1 ml है तो HCl कितना बन रहा है, 2 ml बन रहा है। यानी कि H2 अगर 40 ml है, ठीक है ना, तो HCl कितना बनेगा, ये बनेगा 80 ml बनेगा। तो बहुत ही आसान सा बात है, ठीक है। तो इस नियम का मैंने आपको क्या किया, एक एप्लीकेशन बता दिया कि इस नियम का इस्तेमाल करके हम लोग इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आया होगा गे-लुसाक लॉ, ठीक है। और तीसरा जो नियम है और जो सबसे अंतिम नियम है वो है एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, ठीक है, कहता है कि मान लो कि हमारे पास कोई भी गैस है, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 बर्तन गैस है, ठीक है, ये भी गैस है और इसमें भी क्या है, गैस है, और हमको नहीं पता कि कौन गैस है, भाई कोनो गैस रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। इस गैस का नाम है A, इस गैस का क्या नाम है B, ठीक है। और अगर मान लो कि ये 1 लीटर है, ठीक है ना, या ऐसा मान लो कि इसका वॉल्यूम भी है, तो इसका भी वॉल्यूम कितना है, भी है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है, सेम है, ठीक है। अगर मान लो कि इसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, तो इसका भी टेम्परेचर T है और प्रेशर क्या है, P है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 गैस है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है और दोनों का टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। यानी कि अगर इसके पास मॉलिक्यूल्स की संख्या n है तो इसके पास भी मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, n होगी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ 2 गैसेस हैव सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। यानी कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दे तो बराबर वॉल्यूम अगर गैस का है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बराबर होगी। ये हमारा नियम कह रहा है एवोगाड्रो नंबर, चाहे वो गैस कोनो हो, ठीक है। अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स की भी संख्या क्या होगी, सेम होगी। ये हमारा एवोगाड्रो का नियम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सभी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को खत्म कर चुके